नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 81 है, जो कि बेस्ड है पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और पॉलिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो और आप काफ़ी अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। लेकिन उनको सही अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करते रहें। और इस निरंतर अभ्यास की श्रृंखला में आज हम लोग एक और लेक्चर को ऐड ऑन करने चाह रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस लेक्चर को भी अच्छे से एंजॉय करेंगे। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, पंचायती राज सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ फर्स्ट लोकल लेवल सेल्फ गवर्नेंस, सेकंड 3 tier गवर्नेंस विद बायो रिलेशंस, थर्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, फोर हायरार्की कंस्ट्रक्शन। चूज करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो। पंचायती राज व्यवस्था एक प्रणाली है। पहला, स्थानीय स्तर पर स्वशासन। दूसरा, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। तीसरा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। चौथा, पदानुक्रम निर्माण। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए, देखिए, जो पंचायती राज सिस्टम है वो लोकल लेवल सेल्फ गवर्नेंस होता है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर ये थ्री टीयर गवर्नेंस सिस्टम भी है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। और इसको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी कहा जाता है, तो पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही होगा। तो ऑप्शन सी देखिए, 1, 2 एंड 3। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पंचायती राज सिस्टम। निम्नलिखित में से किसका गठन पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया था। आपके ऑप्शन से ए खाप पंचायत, बी कास्ट पंचायत, सी ग्राम पंचायत, डी जन पंचायत, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन। स्थानीय स्वशासन को किस अभ्यास के रूप में सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए फेडरलिज्म, बी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, सी एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, डी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ग्राम सभा मीन्स। ग्राम सभा का अर्थ है ए पर्सन्स ऑफ द टेरिटोरियल एरिया ऑफ अ पंचायत, किसी पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र के व्यक्ति। बी पर्सन स्पेसिफाइड बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जिला प्राधिकरण की अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति। सी पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल्स रिलेटेड टू अ पंचायत एरिया एट द विलेज लेवल, ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति। डी मेंबर्स ऑफ पंचायत, पंचायतों के सदस्य। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पर्सन्स रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल्स रिलेटेड टू अ पंचायत एरिया एट द विलेज लेवल, ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज करेक्ट। फर्स्ट, इन अ ग्राम पंचायत देयर कैन बी मोर देन वन विलेज। सेकंड,
मीटिंग ऑफ ग्राम सभा हेल्ड इन ईच विलेज। थर्ड, मीटिंग ऑफ ग्राम सभा हेल्ड इन द हेडक्वार्टर ऑफ ग्राम पंचायत। फोर्थ, मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत हेल्ड इन ईच विलेज। फिफ्थ, मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत हेल्ड इन द हेडक्वार्टर ऑफ ग्राम पंचायत। क्या सही है? पहला, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव हो सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई है। तीसरा, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में आयोजित की जाती है। चौथा, प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित की जाती है। पांचवा, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में आयोजित की जाती है। तो आपको बताना है कि पांचों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। देखो, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन अ ग्राम पंचायत देयर कैन बी मोर देन वन विलेज, बिल्कुल सही है कि ग्राम पंचायत में एक से ज़्यादा गांव हो सकते हैं। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि मीटिंग ऑफ ग्राम सभा हेल्ड इन ईच विलेज, बिल्कुल सही है कि जो ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वो हर विलेज में कंडक्ट की जाती है। उसके बाद से कौन सा सही है? मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत हेल्ड इन द हेडक्वार्टर ऑफ ग्राम पंचायत, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पहला, दूसरा और पांचवा स्टेटमेंट इसमें सही है और इसने हमसे सही ही पूछा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्राम सभा? फर्स्ट, 1/10 quorum is essential for the meeting of Gram Sabha. Second, the presence of 1/3 women is essential for the meeting of Gram Sabha. Third, Sarpanch and Panch are responsible for quorum. Chautha, the meeting of Gram Sabha can be adjourned in the absence of the quorum. Fifth, quorum is essential in adjournment meeting. Sixth, the budget can be passed in the adjourned meeting where quorum is not present. Seventh, the audit report can be passed in the adjourned meeting where quorum is not present. Eighth, Sarpanch can be dismissed if quorum is not present in 5 subsequent meeting of Gram Sabha. Choose the correct statement using the code given. क्वेश्चन का कह रहा है छठवा, ग्राम सभा के बारे में क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या सही नहीं है। पहला, 1/10 ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम आवश्यक है। दूसरा, ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। तीसरा, कोरम के लिए सरपंच और पंच जिम्मेदार हैं। चौथा, कोरम के अभाव में ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। पांचवा, स्थगित बैठक में कोरम आवश्यक है। छठा, बजट को स्थगित बैठक में पारित किया जा सकता है जहां कोरम मौजूद नहीं है। सातवां, ऑडिट रिपोर्ट को स्थगित बैठक में पारित किया जा सकता है जहां कोरम मौजूद नहीं है। आठवां, ग्राम सभा की अगली 5 बैठकों में कोरम पूरा न होने पर सरपंच को बर्खास्त किया जा सकता है। तो दिए गए कोड का उपयोग करके आपको गलत का चुनाव करना है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि गलत है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट कौन कौन सा है ये आपको बताना है। देखो, जो 5वां स्टेटमेंट कह रहा है कि स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यक है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट। छठवां क्या कह रहा है, बजट को स्थगित बैठक में पारित किया जा सकता है जहां कोरम मौजूद नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, और सातवां का कह रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट को स्थगित बैठक में पारित किया जा सकता है जहां कोरम मौजूद नहीं है। तो 5वां, 6वां और 7वां ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, 5वां, 6वां और 7वां। 5वां क्या कह रहा है, कोरम इज एसेंशियल एट एडजर्निंग मीटिंग, गलत। द बजट कैन बी पास्ड इन द एडजर्न मीटिंग वेयर कोरम इज नॉट प्रेजेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, और 7th क्या कह रहा है, द ऑडिट रिपोर्ट कैन बी पास्ड इन द एडजर्न मीटिंग वेयर कोरम इज नॉट प्रेजेंट, ये भी गलत स्टेटमेंट है। 5वां, 6वां और 7वां जो है ये गलत स्टेटमेंट है। डी इज द राइट आंसर। छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इन शेड्यूल्ड एरिया? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए सरपंच, बी डेप्यूटी सरपंच, सी सरपंच और डेप्यूटी सरपंच, डी शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर प्रेजेंट हु इज इलेक्टेड बाय ग्राम सभा, ई नन ऑफ द अबव। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर प्रेजेंट हु इज इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन बिलो which at the intermediate level the panchayat are not constituted as per provision of the Indian Constitution 73rd Amendment Act। नीचे की न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जो मध्यवर्ती स्तर पर भारतीय संविधान 73वें संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंचायतों का गठन नहीं किया गया है? आपके ऑप्शन से ए 25 लाख, बी 20 लाख, सी 35 लाख, डी 30 लाख। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 20 लाख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम is to ensure which among the following? First, people's participation in development. Second, political accountability. Third, democratic decentralization. 4, financial mobilization. Select the correct answer using the code given below. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है? फर्स्ट, विकास में लोगों की भागीदारी। सेकंड, राजनीतिक जवाबदेही। थर्ड, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। फोर्थ, वित्तीय गतिशीलता। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें कौन सा है? पहला पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही, और तीसरा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहला और तीसरा इसमें सही होगा। तो सी इज द राइट आंसर, 1 and 3 ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का आयोजन करने का निर्देश देता है? ए आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 40, सी आर्टिकल 48, डी आर्टिकल 51। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 40। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडवाइजेज द स्टेट टू वर्क फॉर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसके लिए कार्य करने की सलाह देता है? ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, डी लिविंग वेजेस फॉर वर्कर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर। पंचायती राज को स्वशासन की एक इकाई के रूप में किसके अंतर्गत संगठित किया गया है? ए फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, मनरेगा स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
मनरेगा योजना भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को लागू करने के एक भाग के रूप में शुरू की गई है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 43, बी आर्टिकल 45, सी आर्टिकल 47, डी आर्टिकल 50। 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 43। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पंचायती राज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? पंचायती राज शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? ए इट हैज 3 tier ऑफ गवर्नमेंट, बी इट एम टू गिव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू विलेजेस, सी some member of parliament are as representative in जिला परिषद, डी all of these are true। तो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी all of these are true। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज इज मेनली एम्ड एट। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए increasing livelihood among villagers, B giving training to villagers for contesting election, C decentralization of power to villagers, D none of these। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी decentralization of power to villagers। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, Which one of the following statements regarding पंचायती राज is not correct? पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए पंचायत सिस्टम हैज बीन an integral part of Indian village life through the ages. B 73rd Amendment came into effect on 15th August 1993. C It is a 3-tier organically linked structure. D Article 243G of the Indian Constitution adds to its importance। कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 73rd Amendment came into effect on 15th August 1993। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, बी टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, सी टू इंक्रीज पीपल्स पॉलिटिकली अवेयरनेस, डी टू इनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी टू इनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग पंचायती राज नीड फुल कोऑपरेशन ऑफ। सफल संचालन के लिए पंचायती राज को किसके पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है? आपके ऑप्शन से ए लोकल पब्लिक, बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सी ब्यूरोक्रेट, डी पॉलिटिशियन। 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लोकल पब्लिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट। भारत में पंचायती राज किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, बी पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, सी कम्युनिटी डेवलपमेंट, डी ऑल ऑफ दीज। 19th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सी विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑटोनॉमी, बी पीपल्स पार्टिसिपेशन,
C. To instill non-confidence among local communities. D. To empower local communities. E. None of the above, more than one of the above. तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस अमंग लोकल कम्युनिटीज, या स्थानीय समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करना। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द कमिटी विच वॉज सेटअप बाय द NDC in 1957 for the reorganization of CDP and NES, which suggested a 3-tier system of rural local government. उस समिति का नाम बताइए जिसे 1957 में CDP और NES के पुनर्गठन के लिए NDC द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ए. बलवंत राय मेहता कमेटी, बी. अशोक मेहता कमेटी, सी. महाराष्ट्र कमेटी ऑन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डी. रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी। 21 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, The committee which recommended a 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया was, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली समिति थी। ए. अशोक मेहता कमेटी, बी. बलवंत राय मेहता कमेटी, सी. GKV राव कमेटी, डी. LM सिंघवी कमेटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता कमेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड 3-tier पंचायत राज सिस्टम? निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की? ए. बलवंत राय मेहता कमेटी, बी. अशोक मेहता कमेटी, सी. राव कमेटी, डी. सिंघवी कमेटी। 23 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच काइंड ऑफ पंचायती राज सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी? बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? आपके ऑप्शन हैं ए. 2-tier, बी. 3-tier, सी. विलेज लेवल, डी. नन ऑफ द अबव। 24 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3-tier। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एक तरफ कमिटीज हैं, दूसरी तरफ सजेशंस हैं। ए. बलवंत राय मेहता, बी. अशोक मेहता, सी. LM सिंघवी, डी. GVK राव। और सजेशंस में क्या है? 2-tier सिस्टम, 3-tier सिस्टम, इंप्रूवमेंट इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको इनका मिलान करना है। तो देखो, जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी उन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था बताया था। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी ने 2-स्तरीय प्रणाली, ठीक। LM सिंघवी ने स्थानीय सुशासन व्यवस्था के बारे में बताया था, और GVK राव ने प्रतिनिधि चरित्र में सुधार। ठीक है, तो इस तरीके से ए का हो जाएगा 2, ठीक है, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस में है? ऑप्शन सी में है। तो 25 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को, और साथ ही साथ अपने सुझाव को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम और भी बेहतर क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।